गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी एम्स में जिंदगी की जंग हार चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स कोलकाता से दिल्ली लौट रहे राजीव गांधी का इंतजार कर रहे थे। राजीव गांधी जैसे ही एम्स पहुंचे, एक तरफ मां का शव था तो दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही थी। इंदिरा के निधन के औपचारिक ऐलान से पहले राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 3 दिनों बाद इंदिरा का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन इंदिरा के दुनिया से अलविदा लेने की कसक हमेशा हमेशा लोगों के जहन में कायम रही। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी और राजीव गांधी बंगाल दौरे पर थे। जैसे ही राजीव गांधी को हमले का पता चला, वो बंगाल दौरा बीच में छोड़कर प्रणब मुखर्जी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली लौट रहे राजीव गांधी इतने परेशान थे कि पूरे सफर के दौरान वो कॉकपिट में बैठे रहे। इसी बीच एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को सूचना दी कि बीबीसी ने इंदिरा गांधी के निधन की खबर दी है। पायलट ने ही ये मनहूस खबर राजीव गांधी को दी। राजीव गांधी जैसे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, वो सीधे एम्स रवाना हो गए। एम्स में कदम रखते ही राजीव गांधी को आने वाले वक्त का एहसास हो गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राजीव गांधी आए और इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान हो। एम्स में डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन थिएटर में इंदिरा गांधी की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हजारों की संख्या में लोग एम्स पहुंच रहे थे जो इंदिरा गांधी की सलामती के बारे में जानना चाहते थे। इसी बीच राजीव गांधी एम्स पहुंचे। लगभग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर इंदिरा गांधी को बचा नहीं पाए। 31 अक्टूबर 1984 को लगभग 2:30 बजे के करीब डॉक्टरों ने इंदिरा गांधी के मौत का ऐलान कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 दोपहर 2:35 राजीव गांधी के दिल्ली लौटते ही एम्स के डॉक्टरों ने इंदिरा की मौत का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया। इंदिरा नहीं तो कौन? कांग्रेस इस संकट से जूझ रही थी। पार्टी के अंदर मंत्रणा का दौर शुरू था। कांग्रेस नेता राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन सोनिया गांधी को ये फैसला मंजूर नहीं था। मेरे मन में डर था कि जो इंदिरा जी के साथ हुआ था, उनके साथ भी हो जाएगा। और उसके बाद राजीव जी जिस तरीके एक सच्चे दिल के आदमी थे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, मैं समझती थी कि ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति में जगह नहीं। सोनिया को राजीव ने मनाया। राजीव ने समझाया कि संकट की घड़ी में मां इंदिरा की जिम्मेदारी संभालना उनका फर्ज है। इस विचित्र स्थिति में एक तरफ गोलियों से छलनी इंदिरा का जिस्म पड़ा था, चारों ओर लोगों की भारी भीड़ थी, और दूसरी तरफ एक कमरे में कांग्रेस के बड़े नेता देश के 6ठे प्रधानमंत्री का रास्ता तैयार कर रहे थे। बंद कमरे की इस मीटिंग में आर.के. धवन, अरुण नेहरू, पी.सी. अलेक्जेंडर, एम.एल. फोतेदार और नरसिंह राव समेत कई नेता मौजूद थे। प्रेसिडेंट यहाँ नहीं थे। प्रेसिडेंट विदेश में गए थे। वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त वेंकटरमन जी थे। उन्होंने कहा कि मैं इनको ओथ देता हूं प्राइम मिनिस्टर। हमने आपस में अरुण नेहरू में और कि मुनासिब मस्ट वेट फॉर दे प्रेसिडेंट, अगर वो आने वाले हैं। पता चला वो वहां से निकले। 31 अक्टूबर 1984 शाम 5:30 बजे विदेश यात्रा बीच में छोड़कर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दिल्ली लौटे और सीधे एम्स पहुंचे। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति को रिसीव करने अरुण नेहरू और आर.के. धवन मौजूद थे। यहीं राष्ट्रपति को बताया गया कि इंदिरा की मौत के बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। जिस समय ज्ञानी जैल सिंह एम्स में थे, उसी समय कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में कांग्रेस संसदीय बोर्ड की औपचारिक बैठक हो रही थी। 5 सदस्यों की संसदीय बोर्ड की एक सदस्य इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। 2 सदस्य उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। बचे 2 सदस्य प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव ने बैठक की खानापूर्ति की और राजीव गांधी को पीएम बनाने के प्रस्ताव की सिफारिश राष्ट्रपति भवन को भेज दी। राष्ट्रपति की रजामंदी के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इसी बीच ये खबर फैल गई कि इंदिरा गांधी का निधन हो चुका है।
इसके बाद देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। 31 अक्टूबर 1984 शाम 6:40 राष्ट्रपति भवन। इसी बीच राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में शाम 6:40 पर राजीव गांधी को देश के छठे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही पहली बार सरकारी टेलीविजन यानी दूरदर्शन पर रात 8 बजे इंदिरा गांधी के निधन की खबर प्रसारित हुई। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। इंदिरा के निधन की खबर औपचारिक तौर पर दी जा चुकी थी, लेकिन देश में सिख विरोधी दंगों की लपटें धधकने लगी। राजीव गांधी की पहली चुनौती हिंसा के दौर को थामना था, इसलिए वो रात 10 बजे देश के सामने आए और राष्ट्र को संबोधित किया। 31 अक्टूबर 1984 रात 10 बजे राजीव गांधी का राष्ट्र के नाम संबोधन। देश के शासन तंत्र ने इस संकट के समय में मुझ पर जो जवाबदेही रख दी है, मैं उसको आपके बल और सहयोग से पूरी करूंगा। राजीव गांधी के कंधों पर देश की जिम्मेदारियां आ गईं और उधर इंदिरा गांधी का शव अब तक एम्स में था। रात करीब 11 बजे इंदिरा का शव उनके एक सफदरजंग वाले आवास पर लाया गया। पूरा देश सदमे में डूबा था, हर आंख नम थी। 1 नवंबर 1984 तीन मूर्ति भवन पहुंचा इंदिरा का शव। राष्ट्र ने किया अंतिम दर्शन। जीवन के चिरसत्य के अंतिम सफर पर इंदिरा का शव 3 दिनों के लिए तीन मूर्ति भवन में रखा गया। 3 नवंबर को इंदिरा की शव यात्रा के रास्ते में तिल रखने की जगह नहीं थी। हमेशा अपने दम पर दुनिया जीतने का दमखम रखने वाली इंदिरा को आज बेटे के कंधों का सहारा था। चिता पर जलती दादी की लौह शख्सियत को पोता राहुल करीब से देख रहे थे। उनके लिए दादी का जाना एक रक्षक या कहें संरक्षक का जाना था। राहुल गांधी को इंदिरा गांधी से बेहद लगाव था। इंदिरा गांधी भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच जब कभी भी समय मिलता, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ वक्त बिताकर अपना तनाव दूर किया करती थी। दादी से मिलने वाला प्यार आज भी राहुल गांधी को याद है। उन्हें याद है कि किस तरीके से पिता की सख्ती के बावजूद दादी ढाल बनकर उनका बचाव किया करती थी। मुझे पालक अच्छा नहीं लगता था और पापा मेरे सामने पालक रखते थे, देते थे। और जब खाना चल रहा होता था तो दादी क्या करती थी, अखबार खोल देती थी और उस अखबार के पीछे मैं पालक उनके प्लेट पे कर देता था। तो दादी प्रधानमंत्री थी, मैं पोता था। मुझे नहीं मालूम था उस समय की प्रधानमंत्री में शक्ति क्या होती है, क्या नहीं होती है। ये मेरे लिए दादी थी और घर में ये मुझे बचाती थी। राहुल की दादी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गईं। 14 साल के राहुल के जहन में दादी का वो दुलार आज तक याद है। दुनिया के लिए इंदिरा लौह महिला थी, लेकिन राहुल के लिए वो दादी थी, उनकी दादी।